नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद के समाधान के ऊपर। फ़िलिस्तीन और इजराइल वॉर का सलूशन क्या है? दोस्तों, हम फ़िलिस्तीन विवाद की चर्चा करते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के अधिकार की चर्चा से हम वंचित रह जाते हैं। जितनी चिंता हमें फ़िलिस्तीन की करनी है, उससे ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की चिंता हमें करनी चाहिए। दोस्तों, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद का समाधान निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें फ़िलिस्तीन के अंदर सबसे बड़ा जन आंदोलन करने की ज़रूरत है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो दोस्तों, फ़िलिस्तीन के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन करने के बाद प्रभावी नेता के द्वारा फ़िलिस्तीनियों के अधिकार, फ़िलिस्तीन की अखंडता, फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता, फ़िलिस्तीन की संप्रभुता को पूरी दुनिया के सामने में रखनी होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने रंग भेद पर आंदोलन छेड़ा था शांतिपूर्ण तरीके से, और हमारे देश यानी इंडिया के अंदर महात्मा गांधी सभी जानते हैं। और फिलिस्तीनी नेताओं को टू नेशन थ्योरी पर बात करनी होगी, जैसा कि इंडिया और अमेरिका हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन टू नेशन थ्योरी पर करता आया है, और यासिर अराफात भी शांति प्रस्ताव के तहत टू नेशन थ्योरी पर काम कर रहे थे। ये अलग बात है कि उनकी अचानक मौत हो जाती है, लेकिन इंडिया और अमेरिका टू नेशन थ्योरी पर, और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ भी टू नेशन थ्योरी को समर्थन देता है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के नेताओं को धर्म की मान्यताओं को बहरहाल उसे अभी किनारे रखकर बात करनी होगी, क्योंकि आप यदि धर्म को लाते हैं तो फिर यहूदी भी धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, धार्मिक युद्ध कभी भी ताकतवर ही जीतते हैं, इतिहास गवाह है। तो सामाजिक न्याय की जब बात होगी तो देखा जाता है सामाजिक न्याय के अंदर ताकतवर लोगों को दबाया जाता है, लेकिन धर्म युद्ध में ताकतवर लोग ही विजय प्राप्त करते हैं, इतिहास गवाह है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, एक मौलाना हैं, पाकिस्तानी मौलाना, इस्लामी स्कॉलर हैं, डॉक्टर इसरार अहमद। अब आइए इनकी बात सुनते हैं फिलिस्तीन के ऊपर, इनकी क्या मतलब राय है। हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम, जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र मैं जरा बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजिमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उसे और तौसीर दे तो हिंदुस्तान भी है। यह है अरब का मशरिक। इससे फौजें जाएंगी, इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर इसरार अहमद का कहना हुआ कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद जंगें होंगी, इस तरह की बात वो कर रहे थे। ये अब एक धार्मिक आस्था का विषय है, लेकिन आपको बतलाता हूँ कि यहूदियों के जो राय हैं, उनकी जो मान्यता है कि ईसा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और रोमन एम्पायर ने जो उनका हैकल जो है, मतलब सोलेमन टेम्पल, जिसे रोमन एम्पायर ने ध्वस्त कर दिया था ईसा पूर्व, उसका वो निर्माण करेंगे। उसके बाद क़यामत आएगी वगैरह वगैरह। और ईसाइयों का जो दावा है कि ईसा मसीह आएंगे, उसके बाद यरूशलेम पे ईसाइयों का मतलब कब्जा होगा, उसके बाद क़यामत आएगी, फिर जजमेंट डे होगा वगैरह वगैरह। इस तरह की मान्यता तीनों धर्म की अलग अलग है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इजराइल का जन्म धर्म के ही आधार पे हुआ है। इजराइल का उदय धार्मिक मान्यताओं को ही देखकर हुआ है।
जब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, ब्रिटेन कह रहा था कि हमारा मुल्क है, फ्रांस में अलग राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, नीदरलैंड में भी इसी तरह की बात हो रही थी, तो यूरोप के यहूदियों ने कहा कि मेरा मुल्क भी होना चाहिए। तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई आपका मुल्क कहाँ है? तो यहूदियों ने बाइबिल खोलकर उनके सामने में बात रखी कि बाइबिल के अनुसार फिलिस्तीन हमारा इलाका है। और यूरोप के एक पत्रकार, यहूदी पत्रकार हर्जल ने यहूदी आंदोलन की शुरुआत 18वीं सदी में की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद की थी। आपको पता होगा कि यहूदी काफ़ी सक्षम होते हैं और आर्थिक मामले में काफ़ी सबल होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है। वो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में या इकोनॉमी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत होते हैं यहूदी लोग, बहुत तेज तरार होते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन यानी मित्र देश की मदद कर रहे थे, फ्रांस की मदद कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने इन्हें आश्वासन दिया कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम फिलिस्तीन वाला इलाका जो आपकी धार्मिक मान्यता के आधार पर है, मैं उसे आपको दूंगा, ये वादा था। लेकिन ब्रिटेन पलट गया, तो यहूदी लोग धीरे धीरे फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे और वहाँ पर फिलिस्तीनियों से यानी अरब के लोगों से ज़मीन खरीदने लगे और फिर वहाँ पर जाकर एक छोटी सी यहूदी बस्ती बसने लगी। फिर आता है मामला जर्मनी का। अब आइए सीधी बात करते हैं कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा। हिटलर जर्मन के अंदर एक फांसीवादी विचारधारा वाली सरकार चाहता था। हिटलर तानाशाही वाली शासन व्यवस्था में यकीन रखता था। हिटलर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता था। इसी वजह कर वह इस दोष को कि जर्मन के आर्थिक बदहाली के लिए या जर्मन के बिल्कुल पिछड़ेपन के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन के हार के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। इसलिए हिटलर यहूदियों के खिलाफ पूरे जर्मन को भड़काता था। और एक धार्मिक कारण भी था कि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट को रोमन एम्पायर ने जो फांसी दिया था, क्रूस पे लटकाया था, ये यहूदियों के ही वजह कर। और यहूदी को वो छोटी जात निचले कास्ट का वो समझता था, घृणा करता था इस वजह कर। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का बदला लेना चाहता था मित्र देश यानी ब्रिटेन और फ्रांस से। और उसका मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन की जो हार हुई है, जर्मन का जो अपमान हुआ है, जो वारसराय संधि के तहत जर्मनियों पर जो अपमान थोपा गया था, वारसराय की संधि वाकई में एक अपमानजनक संधि थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। तो हिटलर मानता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन की जो हार हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है यहूदी है। इसी वजह से यहूदियों से वो घृणा करता था और यहूदियों के बारे में दुष्प्रचार फैलाया। यही जर्मन के बदहाली के कारण है और इन्हें मार डालना चाहिए। तो फिर जर्मनी में यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगा। तो यहूदी लोग भाग भाग कर उसी फिलिस्तीन वाले इलाके में आकर रहने लगे। ओटोमन साम्राज्य के अधीन था ये वाला इलाका, फिलिस्तीन वाला इलाका। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब ओटोमन साम्राज्य का पतन होता है तो ये वाला जो इलाका है, फिलिस्तीन वाला इलाका, ये ग्रेट ब्रिटेन के पास चला जाता है। तो यहूदी लोग याद दिलाते हैं कि भाई आपने वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर हमारी जीत होती है, तुर्की यदि हारता है, तो ये फिलिस्तीन वाला एरिया आप हमें देंगे। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन मुकर गया। तब जाकर 1948 में जब इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तो अमेरिका ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समर्थन दिया और बाद में जाकर ग्रेट ब्रिटेन ने भी समर्थन दिया और एक यहूदी राज्य के रूप में धार्मिक आधार पर इजराइल का स्थापना हुई। तो दोस्तों, हमें इन बातों पर भी विचार करना चाहिए कि मुसलमानों के बीच नेल्सन मंडेला जैसा या फिर महात्मा गांधी की तरह कोई बड़ा नेता, शांतिवादी नेता क्यों नहीं आया हम मुसलमानों के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे विचार वाले व्यक्तित्व मुसलमानों के बीच क्यों नहीं अब तक आए हैं विश्व स्तर पर। तो दोस्तों, हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हम फिलिस्तीन के बारे में शांति प्रस्ताव के तहत
या धर्म युद्ध के आधार पर फिलिस्तीनियों का भला कर सकते हैं। हमें यह तय करना पड़ेगा कि शांति प्रस्ताव या धर्म युद्ध किस आधार पर फिलिस्तीनियों की भलाई हो सकती है। दोस्तों, मैं शांति प्रस्ताव और टू नेशन थ्योरी के पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि इजराइल का उदय जैसे होता है, अरब देश उस पर अटैक कर देते हैं 1948 में, और अरब देशों की हार हो जाती है। अरब के 8 देश मिलकर इजराइल से लड़ते हैं 1948 में, 1967 में और 1973 में। ये बड़े पैमाने पर जंग की बात मैं कर रहा हूं, और छोटे छोटे जंग का तो अनगिनत है। दोस्तों, अरब और इजराइल युद्ध में हमेशा इजरायलियों का जीत जाना उसका साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के कारण ही होता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि डिफेंस सिस्टम में रसिया के बाद इजराइल का नंबर आता है। आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, वो दुनिया में नंबर 1 में आता है। एयरक्राफ्ट की बात कीजिए, फिर एटॉमिक पावर से लैस है, न्यूक्लियर पावर से लैस है इजराइल। हर तरह के आधुनिक हथियार वेपन बनाने में, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में इजराइल सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तो अरब ताकत की आजमाइश कर चुका है इजरायलियों पर। तो फिर अरब ने क्या किया, पीएलओ का गठन करवाया। पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष बने यासिर अराफात। और यासिर अराफात ने कहा अरब के लोगों से कि भाई अब बहुत हो गया, आप लोगों ने अपना ताकत दिखलाया और इजराइल ने भी अपना ताकत दिखलाया, और समझ में आ गया कि किसमें कितना दम है, तो भैया आप मुझे काम करने दो। यासिर अराफात के शांति समझौते के तहत इजराइल ने उन इलाकों को, फिलिस्तीन को वापस किया जिस पर 1967 से इजराइल ने कब्जा कर रखा था। तो दोस्तों, ये पहली सफलता मिली थी फिलिस्तीनियों को, लेकिन यासिर अराफात की मौत हो जाती है। हालांकि अरब देश धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन में यहूदियों के वजूद को ही पसंद नहीं करते, तो फिर समस्या तो बनने की